Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन सेटलमेंट्स। बच्चों, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। इस चैप्टर में हम दो बहुत अलग देशों, इंडिया और ब्राजील के जर्नी पर चलेंगे। हम देखेंगे कि वहाँ की ज़मीन, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पहाड़ कैसे डिसाइड करते हैं कि लोग कहाँ और कैसे रहेंगे। आई प्रॉमिस यू, हम इसे बिल्कुल डीप में एक एक लाइन करके समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। कभी सोचा है कि आपका शहर या आपका गाँव वहीं पर क्यों है जहाँ वो है? किसी ने नदी के किनारे घर क्यों बनाया और कोई पहाड़ों में क्यों रहता है? ये एक सिंपल सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल में इस पूरे चैप्टर की आत्मा, इसकी सोल छिपी है। हाउ डज आवर वर्ल्ड, हमारी ज्योग्राफी, शेप आवर होम्स? सोचने वाली बात है ना कि हम कहाँ रहते हैं, हमारे घर कैसे बनते हैं, ये सब कुछ बच्चों ज्योग्राफी तय करती है। दिस इज द मैजिक वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। इस फैसिनेटिंग स्टोरी को समझने के लिए हम दो अलग अलग देशों की यात्रा करेंगे। एक तरफ है हमारा अपना देश, इंडिया, जहां हजारों सालों से बस्तियां बस रही हैं, जहां गांव और शहर एक साथ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है ब्राजील, एक ऐसा देश जहां जंगल और समुद्र के बीच एक अलग ही पैटर्न बना है। इन दोनों देशों की कहानियों को जब हम आमने सामने रखेंगे, तब आपको ज्योग्राफी की असली पावर समझ आएगी। तो चलिए, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस जर्नी नाउ। ओके, तो सबसे पहले हम अपने देश इंडिया की बात करेंगे। यहाँ के सेटलमेंट पैटर्न्स एक मोज़ेक यानी एक रंगोली की तरह हैं, जिसमें ज़मीन और लोग मिलकर अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम टेक्निकल पैटर्न्स में जाएं, एक छोटा सा वार्म अप करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी दी गई है। इससे हम रूरल यानी गाँव के इलाके और अर्बन यानी शहर, इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसको आसानी से समझ लेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। देखिए ये टेबल, इसमें कुछ एमेनिटीज यानी सुविधाएं दी गई हैं। हमें टिक करना है कि ये गांव में मिलती हैं, शहर में या दोनों जगह। चलो एक एक करके आराम से समझते हैं। फर्स्ट, पेट्रोल पंप। अब सोचिए, गांव में ट्रैक्टर्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं, तो पेट्रोल पंप की ज़रूरत वहाँ भी है। और शहर में तो गाड़ियाँ होती ही हैं, तो ये सुविधा दोनों जगह मिलती है। सो वी विल टेक बोथ। सेकेंड, थिएटर यानी सिनेमा हॉल। अब सिनेमा हॉल चलाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, आने जाने के साधन चाहिए। ये सब फैसिलिटीज़ कहाँ मिलती हैं? सिटीज़ में। इसलिए थिएटर्स आर मेनली एन अर्बन फैसिलिटी। गांव में ये आमतौर पर नहीं मिलता। थर्ड, वीकली मार्केट यानी हफ्ते का बाजार। ये तो गांव की पहचान है, जहां लोग हफ्ते में एक दिन अपना सामान बेचने और खरीदने आते हैं। सो प्राइमरीली अ विलेज फैसिलिटी। अब देखिए ग्राम पंचायत। ये तो गांव की आत्मा है बच्चों। ये वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है जो गांव के फैसले लेती है। ये आपको शहरों में नहीं मिलेगी। शहरों में इसकी जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी होती है। तो इस पर हम अवेलेबल इन विलेजेस पर टिक करेंगे। दिस इज अ की डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां हर बीमारी का इलाज हो। ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स चाहिए, जो आमतौर पर शहरों में ही अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज एन अर्बन फैसिलिटी। फिर है मेट्रो स्टेशन। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेट्रो सिर्फ बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चलती है। और आखिरी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज भी हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं, जहां देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। ये भी बड़े शहरों में ही होती हैं। तो इस एक्टिविटी से आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि सुविधाओं के लेवल पर गांव और शहर में कितना फर्क होता। अब स्क्रीन पर इन दो सैटेलाइट इमेजेस को आराम से देखिए। ये आपकी टेक्स्ट बुक से फिगर 7.1A और 7.1B हैं। टेक्स्ट बुक आपसे कुछ सवाल पूछ रही है। पहला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। इन्हें देखकर क्या लगता है? जरा ध्यान से देखो। फिगर ए में घर कैसे दिख रहे हैं? दूर दूर, फैले में, राइट? और फिगर बी में एकदम पास पास, एक गुच्छे की तरह। बस यही दो मेन पैटर्न्स हैं जिनके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पहला पैटर्न है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। What is a nucleated settlement? It is where dwellings यानी घर are concentrated in a compact form. इसका सिंपल मतलब है कि सारे घर एक जगह इकट्ठे होते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं केंद्रित बस्तियां। केंद्रित मतलब जिसका एक केंद्र हो, एक सेंटर हो, जहां सारे घर एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, एक क्लस्टर या गुच्छा बना लेते हैं। इसको याद रखने के लिए न्यूक्लियस वर्ड याद रखो। जैसे साइंस में एटम का न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, यहाँ भी सब कुछ सेंटर के पास होता है।
फिगर 7.1 बी, जिसमें घर बिल्कुल पास पास हैं, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का। तो अब मेरा सवाल, इंडिया में ऐसी केंद्रित बस्तियां कहाँ मिलती हैं? टेक्स्ट बुक हमें कुछ की एरियाज बताती हैं, जैसे नर्मदा वैली का प्लेटो रीजन। प्लेटो मतलब पठार, यानी ऊपर से फ्लैट जमीन जो आसपास के एरिया से ऊंची हो, वहाँ खेती करना आसान है। फिर आते हैं बिहार और यूपी के पैडी लैंड्स, यानी जहाँ धान की खेती होती है। धान के लिए पानी चाहिए, इसलिए लोग पानी के सोर्स के पास इकट्ठे रहते हैं। इन सभी जगहों में कॉमन क्या है? अच्छी जमीन, पानी की अवेलेबिलिटी और सुरक्षा। दैट इज वाई पीपल क्लस्टर टुगेदर। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का बिल्कुल उल्टा है, एब्सोल्युटली ऑपोजिट। यहाँ ड्वेलिंग्स आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया। हिंदी में इसे कहते हैं बिखरी हुई बस्तियां, जहाँ घर एक दूसरे से काफी दूर दूर फैले हुए होते हैं। यहाँ कोई सेंट्रल क्लस्टर, कोई केंद्र नहीं होता। और फिगर 7.1 ए, जिसमें घर दूर दूर बिखरे हैं, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट का। और ऐसी बस्तियां इंडिया में कहाँ मिलती हैं? टेक्स्ट बुक कहती है इन ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान, हिमालयन स्लोप्स और ऐसी जमीन जहां डाइसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी हो। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। इसका सिंपल मतलब है ऐसी जमीन जो नदियों या नालों से कट-फट गई हो, उबड़ खाबड़ हो, जहां एक जैसी फ्लैट जमीन ना मिले। इमेजिन कीजिए पहाड़ी ढलान या छोटा नागपुर प्लाटो का एरिया। वहां आपको जहां थोड़ी सी अच्छी जमीन या पानी मिलेगा, आप वहीं घर बना लोगे, दूसरे को कहीं और मिलेगा। इसलिए घर दूर दूर बिखरे हुए बस जाते हैं। तो हमने इंडिया के दो पैटर्न समझ लिए, न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड। अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम चलते हैं एक दूसरे कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील। देखते हैं वहां की ज्योग्राफी इन पैटर्न्स को कैसे शेप करती है। ब्राजील की कहानी इंडिया से काफी अलग है। यहाँ ज्यादातर लोग समुद्र तट यानी कोस्ट के पास रहते हैं। आइए देखते हैं क्यों। फिर से आपकी टेक्स्ट बुक एक एक्टिविटी दे रही है, ट्राई दिस। अब आप खुद इन दो इमेजेस को कंपेयर कीजिए। फिगर 7.2 ए में अमेज़न रिवर के आसपास का इलाका है। क्या आपको यहाँ कोई बड़ी बस्ती दिख रही है? नहीं, दूर दूर तक घने जंगल हैं, एक दो घर शायद दिख रहे होंगे। और अब देखिए फिगर 7.2 बी, साओ पाउलो शहर। यहाँ तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स हैं, एक इंच जगह खाली नहीं है। द डिफरेंस इज नाइट एंड डे, राइट? तो ब्राजील की मॉडर्न सेटलमेंट की कहानी शुरू होती है यूरोपियन सेटलर्स से। जब यूरोप से लोग ब्राजील आए तो वो समुद्र के रास्ते से आए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहाँ बसना शुरू किया? नेचुरली कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे। अब आप सोचेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट तो हॉट और ह्यूमिड है, रहने के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन वहाँ दो ऐसी चीजें थीं जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी: a good water supply और a large range of natural resources, पानी और पैसा। इसलिए चैलेंजेस के बावजूद सारी पॉपुलेशन कोस्ट पर ही कॉन्सेंट्रेट हो गई और डेंस न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स डेवलप हो गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साओ पाउलो शहर, जो फिगर 7.3 में दिखाया गया है। ये एक परफेक्ट न्यूक्लिएटेड हब है। टेक्स्ट बुक इसके ग्रोथ के स्पेसिफिक रीजंस बताती है। पहला, साओ पाउलो हैज एक्सटेंसिव एरिया अंडर रिच सॉइल विच मेक्स इट आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी। वहाँ की मिट्टी कॉफी उगाने के लिए बेस्ट है। दूसरा, इट हैज अ लार्ज सप्लाई ऑफ नेचुरल मिनरल्स क्लोज बाय सच एज आयरन ओर। पास में ही लोहा जैसे मिनरल्स मिलते हैं। तीसरा, इट हैज अ स्टेडी एनर्जी सप्लाई। और चौथा, अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप देख रहे हैं, कॉफी के लिए मिट्टी, मिनरल्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, सारे ग्रोथ के इंग्रेडिएंट्स एक ही जगह साओ पाउलो के पास थे। दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ मेगा सिटी। इसलिए यहाँ पॉपुलेशन एक न्यूक्लियस की तरह आकर जुड़ती गई और ये ब्राजील का सबसे बड़ा न्यूक्लिएटेड हब बन गया। आप ब्राजील के अंदरूनी हिस्सों यानी इंटीरियर की बात करते हैं। जैसे ही हम सेंट्रल ब्राजील की तरफ जाते हैं, सेटलमेंट्स बिकम स्पार्स यानी बहुत कम हो जाती हैं। क्यों? टेक्स्ट बुक 4 बड़े कारण बताती है। पहला, एरिया इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जैसे आप फिगर 7.4 में देख सकते हैं। ये अमेज़न के घने जंगल हैं। दूसरा, द क्लाइमेट हियर इज अनहेल्दी एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट। वहाँ इतनी गर्मी और नमी है और इतने मच्छर और बीमारियां हैं कि बड़े पैमाने पर इंसानों का रहना बहुत मुश्किल है। तीसरा, लिमिटेशंस ऑन यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इतने घने जंगल हैं कि उनके रिसोर्सेज निकालना ही मुश्किल है। और चौथा, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स। इतने घने जंगल में सड़कें या रेलवे लाइन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और बहुत महंगा है। अगर आप शहर से कनेक्ट ही नहीं हो सकते तो वहाँ डेवलपमेंट कैसे होगा? इसलिए लोग वहाँ बसने से बचते हैं। ओके, सेटलमेंट पैटर्न्स के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट बुक कहती है द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन।
यानी देश की कुल आबादी में से कितने प्रतिशत यानी परसेंटेज लोग शहरों में रहते हैं। अब हम इंडिया के अर्बन स्टोरी को देखेंगे। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन थी 31.16%। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंडिया के 100 लोगों को लें तो उनमें से लगभग 31 लोग शहरों में रहते हैं और बाकी 69 गांव में। अब आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि विच इज़ क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। अमेरिका या यूके जैसे देशों में ये नंबर 80% से भी ऊपर है। तो उसके मुकाबले हम अभी भी एक प्रिडोमिनेंटली रूरल कंट्री हैं और हमारे यहाँ शहरीकरण की जो रफ्तार है वो भी स्लो रही है। अब इस मैप को देखिए, इसमें जो ज्यादा डार्क ब्राउन स्टेट्स हैं वहां अर्बनाइजेशन ज्यादा है। ध्यान से देखिए, ये ज्यादातर स्टेट्स कहाँ हैं? सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में। गोवा जो यहाँ है 62% के साथ सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट है। फिर आते हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज, पोर्ट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। अब लाइट कलर वाले स्टेट्स देखिए, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान। ये ज्यादातर नॉर्दर्न या हिली स्टेट्स हैं जहां एग्रीकल्चर अभी भी मेन ऑक्यूपेशन है, इसलिए यहां शहरी आबादी कम है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्राइव्स अर्बनाइजेशन। चलिए अब इस ट्रेंड को एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये है फिगर 7.5 आपकी टेक्स्ट बुक से। ये ग्राफ 1961 से लेकर 2011 तक यानी 50 साल में इंडिया में अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ा है ये दिखाता है। ग्राफ को समझने का पहला रूल, हमेशा उसके एक्सिस देखो। एक्स एक्सिस पर साल है और वाई एक्सिस पर अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज। चलिए इस ग्राफ पर बेस्ड कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961? बहुत सिंपल है बच्चों, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर 1961 देखिए। अब उसके ऊपर जाइए जब तक आप लाइन को टच न कर लें। वहां से लेफ्ट में वाई एक्सिस पर देखिए, वैल्यू क्या है? यस, 18.0%। तो 1961 में इंडिया की 18% आबादी शहरों में रहती थी। सिंपल। अगले दो सवाल, इन विच डेकेड वाज अर्बनाइजेशन द हाईएस्ट और इन विच डेकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोएस्ट? इसके लिए हमें लाइन का स्लोप यानी ढलान देखनी होगी। अब सबसे ज्यादा ग्रोथ के लिए देखिए कि लाइन सबसे तेजी से ऊपर कहाँ गई है। लुक एट द लास्ट डेकेड 2001 से 2011। यहाँ परसेंटेज 27.8 से बढ़कर 31.2 हो गया। ये लगभग 3.4% का जंप है जो इस पूरे 50 साल में सबसे बड़ा है। और सबसे कम ग्रोथ शुरू में देखिए 1961 से 1971। लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट है, 18 से सिर्फ 18.2 हुई, मतलब 10 साल में सिर्फ 0.2% का फर्क। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस फॉर एग्जाम्स। आपकी टेक्स्ट बुक में एक डू यू नो बॉक्स है, इसे कभी स्किप मत करना बच्चों। ये बताता है कि भले ही आज हमारा अर्बनाइजेशन स्लो है, बट इंडिया हैज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ अर्बनाइजेशन। हमारे यहाँ शहर बसाने की परंपरा बहुत पुरानी है। इंद्रप्रस्था यानी दिल्ली, वाराणसी, हरप्पा, मोहनजोदारो, ये सब हमारे प्राचीन यानी एंशंट अर्बन सेटलमेंट्स थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। यह हमें बताता है कि शहर बनाना, प्लानिंग करना हमारे डीएनए में है। भले ही पिछले कुछ सालों में हमारी स्पीड कम रही हो, बट वी हैव अ लेगेसी ऑफ ग्रेट सिटीज। अब आते हैं ब्राजील की अर्बन स्टोरी पर, और ये इंडिया से बिल्कुल अलग है। टेक्स्ट बुक कहती है ब्राजील इज वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज हाईली अर्बनाइज्ड। एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी ब्राजील में शहरीकरण बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से हुआ है। यहाँ एक रैपिड कोस्टल बूम आया है। जस्ट लुक एट दिस नंबर, इंडिया अराउंड 31%, ब्राजील अराउंड 86%, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। दिस इज अ मैसिव डिफरेंस एंड योर टेक्स्ट बुक मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन। इस रैपिड अर्बनाइजेशन ने ब्राजील की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। लेकिन इस रैपिड अर्बनाइजेशन से एक प्रॉब्लम हुई। ज्यादातर ग्रोथ साउथ और साउथ ईस्ट के कोस्टल एरियाज में ही कॉन्सेंट्रेट हो गई। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ब्राजील की गवर्नमेंट एक पॉलिसी प्रमोट कर रही है जिसका नाम है गो वेस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी का मकसद है लोगों को इंटीरियर यानी अंदरूनी हिस्सों में बसने के लिए एनकरेज करना, ताकि कोस्टल सिटीज पर प्रेशर कम हो और देश में जो रीजनल इम्बैलेंस है वो भी कम होगा। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब है कि देश का एक हिस्सा कोस्ट बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया है और दूसरा हिस्सा इंटीरियर बहुत पीछे रह गया है। इस पॉलिसी से गवर्नमेंट डेवलपमेंट को ज्यादा इवनली स्प्रेड करना चाहती है। चलिए अब इस मैप को स्टडी करते हैं। ये फिगर 7.6 है, ब्राजील का क्लोरोप्लेथ मैप जो अलग अलग स्टेट्स में अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज दिखा रहा है।
मैप समझने से पहले हमेशा उसका इंडेक्स यानी लेजेंड देखिए। यहाँ अलग अलग शेड्स ऑफ पिंक अलग अलग परसेंटेज रेंज को दिखा रहे हैं। जो सबसे डार्क पिंक है वहाँ 91 to 100% अर्बनाइजेशन है। जो सबसे लाइट पिंक है वहाँ 51 to 60% है। चलिए पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मोस्ट अर्बनाइज्ड। मैप में सबसे डार्क पिंक कलर वाले स्टेट्स देखो। यहाँ देखिए, साउथ ईस्ट कोस्ट पर साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील के इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं। अब दूसरा सवाल, लीस्ट अर्बनाइज्ड। इसके लिए सबसे लाइट पिंक कलर देखो। ये सारे स्टेट्स कहाँ हैं? नॉर्थ में, अमेज़न के जंगल वाले एरिया में, पारा, अमेज़ोनास, रोराइमा। तो एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न दिख रहा है। कोस्ट पर हाई अर्बनाइजेशन, इंटीरियर में लो अर्बनाइजेशन। हाँ, एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है। यहाँ अमेज़न के बिल्कुल बीच में देखिए मनाउस शहर। ये एक पोर्ट है, इसलिए जंगल के बीच में होने के बावजूद यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। तो बच्चों, हमने इंडिया और ब्राज़ील दोनों के सेटलमेंट पैटर्न्स और अर्बनाइजेशन को डिटेल में समझा। अब इस फाइनल सेक्शन में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाकर दोनों देशों को डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। एग्जाम के लिए ये कंपैरिजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को देखिए, ये इंडिया और ब्राज़ील दोनों के अर्बनाइजेशन ट्रेंड को एक साथ दिखा रहा है। इस ग्राफ में इंडिया की स्टोरी है ये ऑरेंज लाइन, एक कछुए की तरह, स्लो एंड स्टेडी, एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन। और ब्राज़ील की स्टोरी है ये ग्रीन लाइन, एक खरगोश की तरह, एकदम रॉकेट स्पीड से ऊपर गई, एक रैपिड रेवोल्यूशन। एक पिक्चर में आप दोनों देशों की 50 साल की कहानी देख सकते हैं। द डिफरेंस इज क्रिस्टल क्लियर। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। लेट्स गो थ्रू इट स्लोली। पहला पॉइंट, लोकेशन। इंडिया में लोग कहाँ बसते हैं? नदियों के पास, प्लेन्स में जहाँ खेती हो सके, और ब्राज़ील में साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर जहाँ रिसोर्सेज और पोर्ट्स हैं। देखा रीजन कितना अलग है। सेकंड, पैटर्न। इंडिया में मिक्स है, हाईली न्यूक्लिएटेड भी है एग्रीकल्चर के कारण और डिस्पर्स्ड भी है अनइवन टेरेन के कारण। ब्राज़ील में प्राइमरीली न्यूक्लिएटेड ऑन द कोस्ट एंड एक्सट्रीमली स्पार्स इनलैंड। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, की ड्राइवर, यानी सेटलमेंट को चलाने वाली मेन फोर्स क्या है? इंडिया के लिए वो है पानी और उपजाऊ जमीन यानी एग्रीकल्चर, और ब्राज़ील के लिए कोस्टल एक्सेस और वहां मिलने वाले रिसोर्सेज। दिस वन पॉइंट समराइजेस एवरीथिंग। तो ये है इस चैप्टर के गोल्डन पॉइंट्स। न्यूक्लिएटेड मतलब क्लस्टर्ड, घर पास पास। डिस्पर्स मतलब स्कैटर्ड, घर दूर दूर। इंडिया अर्बनाइजेशन स्लो है 31.2% और इसका ड्राइवर है एग्रीकल्चर। ब्राज़ील अर्बनाइजेशन रैपिड है लगभग 86% और इसका ड्राइवर है कोस्टल रिसोर्सेज। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो इस पूरे चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक सिंपल सी बात, ज्योग्राफी इज द स्क्रिप्ट, पीपल राइट द स्टोरी। यानी ज्योग्राफी हमें एक स्टेज, एक स्क्रिप्ट देती है, लेकिन उस पर अपनी सक्सेस की कहानी लिखना हम इंसानों के हाथ में होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं और एग्जाम्स में इसकी कहानी पूरे मार्क्स के साथ लेकर आएंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, created only for study and concept clarity.